आप देख रहे हैं सर सिंह यूट्यूब चैनल नाम से। आज बहुत ही अहम टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले चलते हैं सीधा नेशनल टॉपिक से ऊपर। नेशनल टॉपिक में बहुत ही अहम टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के ऊपर, जो कि उन्होंने एवन न्यूज़ को दिया है प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में। और इसके अलावा इसकी मजीद चीज़ें निकालते हुए डिस्कस करेंगे कि इसमें अहम निकात क्या था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैसेज दिया तमाम लोगों को। और इसके अलावा हम इसमें मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि आया इसका इम्पैक्ट किया। और उसके अलावा हम जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ये देखेंगे कि ऑपोजिशन का जो कल जलसा होने वाला है क्वेश्चन में, उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसमें नवाज शरीफ नवाज शरीफ जो है वो क्या उसमें ख़िताब करेंगे, और क्या उनका ख़िताब जो होगा वो क्या डिसाइसिव ख़िताब होगा, और क्या उसके बाद PMLN बैन हो जाएगी। तो ये भी आप देखना बाकी है। फिर इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें देखेंगे, वो ये देखेंगे कि मुल्क की सियासत में जो हलचल हो रही है और जो ये जो चीज़ें रोनमा हो रही हैं तेज़ी के साथ, उसका भी देखेंगे क्या नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाता है 15 जनवरी से पहले, और क्या नवाज शरीफ जो हैं वो सज़ा अपनी पूरी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्या बरतानिया जिस वाले से पाकिस्तान सरकार ऑपरेशन करता है। तो ये देखना भी बाकी है, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। और इंटरनेशनल टॉपिक होते हैं हमें। इसके अलावा हम जो इंटरनेशनल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अमेरिका के सदारती इंतखाबात को, जो कि 2-3 नवंबर को हो जा रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कल होने वाली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट की आखिरी सदारती मुबाहिसा जो था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या डिस्कस हुआ। और इसके बाद अवाम का जो टर्न है वो किस तरफ हुआ है, यानी कि क्या अवाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ टिल्ट हुए हैं, या अवाम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जो बाइडेन को, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो सेकंड अहम पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक में, वो करेंगे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया का जो तनाज़े है वो इसमें मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, और उसमें अब दो यानी कि ताकतें जो आमने सामने तकरीबन है, लेकिन उसमें भी अभी वो जो है बातचीत से जो मामला तो हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रूस और तुर्की जो है वो इस वक्त आमने सामने है, और दोनों जो है वो चाहते हैं कि इस मामले का जो हल है वो मुज़ाकरे की टेबल से निकले। तो इसके अलावा जो अज़रबैजान है उसकी माशाल्लाह से फतवाहत का सिलसिला जारी है, और वो एक के बाद एक जो है अपने इलाके जो फतह कर रहा है, और नगोर्नो कराबाख का इलाका जो है उसके ऊपर भी कब्जा मज़ीद जो है मुस्तहकम किया जा रहा है अज़रबैजान की तरफ से। और आर्मीनिया जो मुसलसल जो है वो खिलाफवर्जी कर रहा है इस वक्त, क्या कहते हैं, जंग बंदी माहदे की और सीज़फायर माहदे की, और इसके अलावा वो मुसलसल पेशकदमी कर इनके वो रेजिस्टेंस कर रहा है, और मुसलसल जो सीज़फायर एग्रीमेंट है जो उसकी वायलेशन कर रहा है। तो अब देखना ये कि इसमें फ्यूचर क्या होता है इसका, और देखना ये होगा कि रीजन में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो कोई नया क्या कहते हैं ग्लोबल रीसेट लेके आते हैं दुनिया में, या वो दुनिया को टोटली चेंज कर पाते हैं या नहीं। और क्या उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सूडान का मामला था, सूडान के ऊपर कि उसने क्या बार्गेनिंग की है, और सूडान को कैसे उसने राज़ी किया है कि वो उसके साथ ताल्लुक़ जो अपने नॉर्मलाइज़ करें। तो इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। सो सीधे चलते हैं नेशनल टॉपिक से। तो नेशनल टॉपिक से जो मेरा टॉपिक था वो था इमरान खान का। तो इमरान खान में हुआ कुछ, इमरान खान के जो एक्सक्लूसिव था उन्होंने जो दिया था एवन न्यूज़ को दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम में, तो उसमें हुआ कुछ क्योंकि इमरान खान ने बहुत सी बातों के बहुत सी बातें उन्होंने वाज़ेह की, और उसमें उन्होंने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान किया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जी मेरा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मैंने इन चोरों को, लुटेरों को, इन मनी लॉन्डर्स को जो है वो दोबारा पावर में नहीं आने देना, और उनको किसी किस्म का NRO नहीं देना। और इमरान खान ने एक बात बड़ी ही क्लियर की, उन्होंने कहा कि मैं पावर में रहूँ या ना रहूँ, मैं हुकूमत में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा एक अज़म है कि मैं इनको कभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आने नहीं दूंगा, इनको पावर कॉरिडोर्स में, पावर पॉलिटिक्स में नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए डेट्रीमेंटल है, पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। ये कहना था इमरान खान का। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि अगर मैं पावर में हुई, अगर ये दोबारा पावर पॉलिटिक्स में आए या पावर कॉरिडोर्स में आए, ये अपोजिशन वाले की बात करूँ, तो इमरान खान ने कहा कि मैं इनके खिलाफ तहरीक चलाऊँगा और आवाम को सड़कों पर लेके आऊँगा, और इनको पता नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा स्ट्रीट पावर है बनस्बत अपोजिशन के। तो ये मैसेज किसके लिए था, और ये मैसेज देने का मकसद क्या था, और इसके पीछे क्या पैगाम पोशीदा थे, तो इसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें हम मज़ीद अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जी हमने देखिए, मैं बड़ी तेज़ी से इकोनॉमी के बिगड़ती हुई इकोनॉमी के पास बिगड़ती इकोनॉमी के ऊपर उसको संभाला, बल्कि उसको मुस्तहकम बुनियाद पर उसको इस्तेमाल भी किया, और उसके साथ माशरत को जो है वो अब सही डायरेक्शन में उसको आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि पहले बड़े ही मसनूई बुनियादों पे, इसको आर्टिफिशियल बुनियादों पे इसको खड़ा किया गया था इकोनॉमी को, यानी कि एक तरह से गुब्बारा था जिसमें हवा भरी हुई थी, यानी कि सिर्फ एक सुई की नोक देर थी कि एक सुई लगेगी इस गुब्बारे को, और सारी इकोनॉमी या सारा जो गुब्बारे की हवा वो निकल जाएगी। तो यही 5% इकोनॉमी भी बिल्कुल इस तरह की माजी की जो इकोनॉमी की बात करूँ तो वो इस तरह थी कि वो सिर्फ मसनूई बुनियाद पर खड़ी की गई थी, यानी कि कर्ज़ों की इकोनॉमी थी, कर्ज़ों के ऊपर खड़ी की गई थी। और
बेसिकली इसमें यह था कि कर्ज़ लेके आगे अगला साल चलाया जाता था। तो इसमें फिर इसके बाद जो इसमें सब्सिडीज़ वगैरह जो दी जा रही थी वो भी इसी तरह थी कि उसमें जो कर्ज़े लेके आगे सब्सिडीज़ जो थी वो दी जा रही थी, और ये कर्ज़ों का जो साइकिल था ये बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान जो था कर्ज़ों की दलदल में धंसता जा रहा था, और इतना धंस चुका हुआ था कि शायद अगर ये गवर्नमेंट चेंज ना होती तो ये में ख़तरनाक हो सकता था पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि वो कहते हैं कि इकॉनमी और सिक्योरिटी जो आपस में इंटरलिंक हैं। तो इसके अलावा हम डिस्कस जो इमरान खान ने एक और बात कही कि ये 50 साल में पहले दफ़ा हुआ है कि 2 डैम जो हैं वो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, और 50 सालों में कोई भी एक डैम नहीं बनाया गया। और उसके डैम के ना बनने की वजह क्या थी? ये जो तेल से पावर प्लांट्स बनाने वाली कंपनियाँ, ऑयल पावर प्लांट्स कंपनियाँ, यही वजह थी कि इनकी वजह से ये जो डैम थी ये बनाए गए, और इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, इस पर तनाज़ुर पैदा किए गए इन डैमों के ऊपर, इनको कंट्रोवर्सी किया गया। और इनके क्योंकि असल बेनिफिशियरी कौन थे इसको मुतनाज़ करने के डैमों को? वो यही तेल माफिया, तेल से बिजली पैदा करने वाला माफिया था, जो कि आज डॉलरों में खेल रहा है, जिन्होंने प्राइस डॉलर में सेट की, फिर इसको मुनाफा कमाया, ट्रिपल मुनाफा कमाया डॉलर में। तो यही वो चीज़ें थी जिसके माशरत को उन्होंने खोखला किया हुआ था, इन्होंने जड़ों को यानी कि वो किया कि नीचे से बुनियादी हिला दी हुई थी इन्होंने ये इन माफियाज़ ने। और सबसे अब जो समझिए माफिया उठा के लेते हैं, आप आटा माफिया उठा के लेते हैं, आप चीनी माफिया उठा के लेते हैं, इन सब ने एक मोनोपोली, एक कार्टेल क्रिएट कर लिया हुआ था कि हर बंदे, हर एसोसिएशन बना के उन्होंने वो उसको ब्लैकमेल करते थे, उसको होर्डिंग करते थे, उसके प्राइसेस को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर नीचे करते थे, उसकी डिमांड और सप्लाई को ऑटोमेटिक ज़्यादा कम करते रहते थे, जिसकी वजह से जो मार्केट में या आवाम को जो था वो चीज़ें जो थी वो महंगी मिलती थी। तो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है शुगर उसमें भी यही बताया गया है कि जो शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो बेसिकली ज़िम्मेदार हैं ये शुगर की आर्टिफिशियल प्राइसेस की में इजाफे के ऊपर। और इसके अलावा जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो भी इसी तरह रिस्पॉन्सिबल है कि आटे की जो किल्लत है उसमें भी वही मुलविस है, क्योंकि उसके ज़ख़ीरा अंदोज़ी में और उसके अलावा उसकी डिमांड सप्लाई को आगे पीछे करने में भी इन्हीं एसोसिएशन का बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप इनके साथ इनको डील कर लें, इनको आप एक तरह से मैनेज कर लें, इसको काबू कर लें, तो आप काफ़ी हद तक महंगाई के ऊपर भी और इस किल्लत के आर्टिफिशियल मसनूई किल्लत के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसमें एक चीज़ एक बार सोचने की ये है कि इसमें आप अगर अपने सेक्टरीज़ और जो दीगर जो आपके मातहत अफसरान हैं उनकी रिपोर्टिंग अगर आप क्रॉस चेक कर लिया करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो सेक्टर है आपका फूड सेक्टर कह लें या आप जो भी आपको मतलब महकमा वो आपको क्या सही रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि जब भी आपको अदाद-ओ-शुमार दी जाते हैं तो वो अदाद-ओ-शुमार जो होते हैं आप ये देखें, जब आपको चीनी का अदाद-ओ-शुमार ये कि चीनी इस वक्त मौजूद है, इतनी मौजूद है और ये ज़ायद चीनी मौजूद है, तो हम इसको एक्सपोर्ट करके इतना मुनाफा कमा सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो उसके बाद क्या वो जो अदाद-ओ-शुमार जब उस वक्त शो किए गए थे कि हमारे इतनी जितनी मौजूद है, तो उसके बाद जब एक्सपोर्ट की गई तो जब उसके बाद फिर बताया गया जी मुल्क में चीनी की किल्लत हो गई है, तो क्या अब चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये अदाद-ओ-शुमार किसने है फिर किया अदाद-ओ-शुमार कि उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए, और कौन ये गलत रिपोर्टिंग जो है, कौन ये गलत अदाद-ओ-शुमार जो है ये प्रेजेंट करता है और कौन ये समरियाँ अप्रूव करवाता है, कौन आगे ये करवाता है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा फ्लोर मिल्स में भी ऐसे ही आपको चाहिए कि आटे की कीमतों के भी नज़र रखें कि उस पर देखें कि आटे के अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो आपके पास एक्यूरेट होने चाहिए, आपके पास पास्को का पूरे डिटेल होना चाहिए कि पास्को के पास कितना गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट को और दीगर जो आपके सरकारी गोदाम हैं ज़ख़ीरा करने वाले गंदम के, उनके पास भी आपका एक्यूरेट अदाद-ओ-शुमार होना चाहिए, उसको क्रॉस चेक किया जाने दें 2-3 डिपार्टमेंट से मज़ीद कि आया ये जो फैक्टर शो किए जा रहे हैं गंदम के ज़ख़ीरों के, क्या ये वाकई एक्यूरेट हैं या नहीं है, इसमें कोई हेपर तो नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ताकि आप एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत इसको इस माफिया के इस कार्ड को आप हार डाल सकें, इसको काबू कर सकें। तो इस तरह आप ये मसनूई किल्लत जब आसानी ख़त्म कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें जो है अपनी इम्प्लीमेंट करें। तो इसी तरह इमरान खान ने मज़ीद अपने जो इसमें इंटरव्यू में एक बात कही, उन्होंने कहा कि बेसिकली मैं नवाज शरीफ को वापस लेके आऊँगा और इसके लिए अगर मुझे बाहर के मुल्क भी जाना पड़ा, बोरिस जॉनसन से मुलाकात करनी पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा और नवाज शरीफ को डिपोर्ट करके रहूँगा। तो अब इसमें एक अहम टॉपिक जो इसमें यह है कि क्या नवाज शरीफ को वापस लाना इतना ही आसान है और क्या नवाज शरीफ वाकई वापस पाकिस्तान आएँगे। तो इसमें एक अहम चीज़ मैं बताता हूँ कि वो ये है कि द बेसिक थिंग इसमें ये थी कि जी नवाज शरीफ जो हैं वो ये कहते थे कि मैं जी आप बाहर के मुल्क तो मुझे तो ये एक्स्ट्राडाइट नहीं करवा सकते, यानी कि जो मुलज़मान की हवालगी का माहिदा है या मुलज़मान की जो तहवील का माहिदा है वो उसके मुताबिक तो ये मुझे वापस ले ही नहीं सकता, ये है वो है, क्योंकि पता नहीं कि कवानीन तो सख्त हैं कि वो इनके उसके मुताबिक जो है वो इनको वापस नहीं मंगवाया जा सकता, वापस नहीं बुलवाया जा सकता नवाज शरीफ को। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है, बड़ा अच्छा एक वे आउट ढूंढा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अब नवाज शरीफ वापस आने का तरीका सोचा कि उसमें कहा कि नवाज शरीफ को अब डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और इसके लिए
बहुत ही सिंपल तरीका उसमें ये उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो बरतानिया में गई हैं नवाज शरीफ साहब, वो गए हैं विजिट वीज़े के ऊपर। तो विजिट वीज़ा जो है वो तकरीबन अब ये किस बुनियाद पे गए हैं विजिट वीज़े के ऊपर, तो उसमें बताने का उन्होंने ये कहता है कि जी आप जो 4 साल से ज़्यादा का सज़ा याफ्ता शख्स है वो जो है बरतानिया में विजिट वीज़े पे नहीं दाखिल हो सकता। तो नवाज शरीफ की सज़ा तो 7 साल और 10 साल है। तो नवाज शरीफ को किस बुनियाद पे बरतानिया में इस वक्त रिहाइश दी गई है, तो क्या बरतानिया जो है इस वाले से क्या उनको अब डिपोर्ट करेगा और क्या बरतानिया अपनी कवानीन की जो है वो पासदारी करेगा और क्या उसको आगे जो है वो लेके चलेगा। तो इसमें अब देखना बाकी है कि इसमें आगे फ्यूचर में क्या होता है और इसमें आगे क्या मामला जो है वो चलते हैं, तो ये देखना भी बाकी है। और इसके अलावा जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि नवाज शरीफ का जो अब इसमें बेसिकली कहा जाता है कि इसमें बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा 3 महीने का टाइम लगेगा कि अगर अक्टूबर से स्टार्ट हो ये टाइम प्रोसेस, तो इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी का टाइम बनता है। यानी कि जनवरी को बनाते इससे पहले नवाज शरीफ जो है वो इंशाअल्लाह वतन वापस होंगे और अपनी सज़ा पूरी करेंगे इंशाअल्लाह जेल में। तो अब देखना ये है कि क्या वो पाकिस्तान जो है वो बरतानिया जो है वो उनको पाकिस्तान के हवाले करता है, डिपोर्ट करता है। ये अब एक अहम सवाल है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह वो जो है पाकिस्तान की आवाम को भी पूरी उम्मीद है और गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी पूरी उम्मीद है कि बरतानिया जो अपने कवानीन की पासदारी करेगा और नवाज शरीफ को डिपोर्ट करेगा पाकिस्तान में। तो अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। तो उसमें सेकंड टॉपिक में ये था कि जी हाँ, इसमें एक अहम चीज़ जो हमारी रही वो ये रही थी कि हम आगे बात कर रहे थे कि इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी किसी किस्म का भी NRO जो है वो नहीं दूंगा। तो अब ये NRO ना देने का यह मैसेज जो दिया था शुरू में कि मैं पावर में हूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं इनको किसी किस्म का इनको दोबारा पावर पॉलिटिक्स में नहीं आने दूँगा। तो अब इसमें मकसद क्या इसका केस बताने का, तो उसमें ये था कि बेसिकली मैसेज दिया गया था, क्लियर मैसेज दिया गया है तमाम हलकों को कि जी अब ये जो लोग हैं इनको दोबारा पावर पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरनाक खतरा बन चुके हुए हैं। और अब देखना ये कि क्या ये जो इनको अगर दोबारा पावर पॉलिटिक्स में लाया जाता है तो क्या ये पाकिस्तान की सलामती के साथ खिलवाड़ होगा या क्या चीज़ होगी। तो बेसिकली जो मैसेज जो होता है ये बेसिकली आप यही कह लें कि ये क्लियर मैसेज था उन लोगों के लिए। ये कहा जाता है कि बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट मतलब फ़ौज होता है, एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज नहीं होती, बल्कि इसमें मुख्तलिफ होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बिजनेसमैन भी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होते हैं, इसमें मीडिया पर्सन भी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होते हैं, इसमें फिर जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है। इसके अलावा जो दीगर महकमा जाते हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होते हैं। इसमें आप इसको ये कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट मतलब फ़ौज है, तो ये बिल्कुल गलत है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो होता है वो इन तमाम इदारों पर मुश्तमिल होती है। तो इसमें ये तमाम जो चीज़ें मिलके आगे प्रोसेस करती है। तो मैं ने उन तमाम हलकों को पैगाम दिया है जिसमें बिजनेसमैन भी शामिल है, जिसमें मीडिया पर्सन भी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ लेयर्स भी शामिल है, यानी कि जिसमें लेयर्स ही तो उनको तमाम को पैगाम दिया गया कि मैं अब किसी किस्म का अनाउंस नहीं दूँगा और अगर इनको दोबारा पॉलिटिक्स में लाया गया तो मैं इसके ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाऊँगा। तो एक बड़ा ही क्लियर मैसेज है इमरान खान का, और ये उम्मीद है कि इन तमाम हलकों को ये सब बात समझ आ गई होगी कि अब पाकिस्तान जो है वो करप्शन के साथ नहीं चलता, करप्शन के बगैर चल सकता है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन के बगैर पाकिस्तान को जल्द से जल्द पाक किया जाए, पाकिस्तान को करप्शन से जल्द पाक किया जाएगा और पाकिस्तान में जो एक नया सूरज शुरू होगा, एक नई तरक्की की राहें खुलेंगी। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें साफ़ नहीं करेंगे तब तक आप ना इकोनॉमी को अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं और ना ही आप कौमी सलामती की आप उससे हिफाजत कर सकते हैं जिस तरह से ज़रूरत है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आप इकोनॉमी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप इन चीज़ों को जो है वो सही नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है नेशनल सिक्योरिटी के साथ। तो नेशनल सिक्योरिटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इकोनॉमी ज़रूरी है। तो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको इन लोगों से छुटकारा हासिल करना लाजमी है। तो आप जब तक इन लोगों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे आप इकोनॉमी को अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर सकते। आप चलते हैं सीधा नेशनल दूसरे टॉपिक में था कि PDM का जैसा जो कल होने जा रहा है कोयटा में। तो कोयटा में होने वाला है जैसा तीसरा पावर शो है PDM का, और देखना ये कि क्या इसमें तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज शिरकत करती हैं, क्या इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो शिरकत करते हैं, और क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं क्या वो ऐन मौके पे क्या ये जो है जलसा जो है इसको स्किप करते हैं या वीडियो लिंक से खिताब करते हैं या इसको मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करते हैं। क्योंकि इसमें एक बात तो कन्फर्म है कि इसमें जो मौलाना फजल रहमान है, चूँकि मौलाना फजल रहमान का इलाका इसमें जाता है, तो उसमें मौलाना फजल रहमान तो यहाँ जो है पूरा वॉच टाइम देंगे, यानी कि पूरा मौका देंगे नवाज शरीफ को तकरीर करने का PDM जलसे में। और देखना है कि नवाज शरीफ फिर वही बयानियाँ वही चीज़ें आगे लेके चलते हैं और क्या वो उससे ज़्यादा सख्त बात करते हैं और क्या इसके बाद कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, क्या उनको
फिर मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा, तो ये भी देखना बाकी है। और देखना ये कि कल पीडीएम होने वाला जलसा जो है वो कैसा होता है और उसमें कैसा लहजा है, क्या क्या तकरीरें की जाती हैं इसमें। और ऐसे एक बात तो इसमें कंफर्म है पीडीएम के जलसे में कि इसमें पाकिस्तान के हक़ में तो कोई बात खैर की बात मुझे जलसे में नज़र नहीं आती है। और देखा है कि इसमें जो होने वाली तकरीरें हैं क्या वो पाकिस्तान के इदारों के हक़ में होंगी या ख़िलाफ़ होंगी, तो ये तो कल दिन में पता चलेगा। वही पता चलेगा कि कल जो है वो क्या होता है और क्या उसमें नई डेवलपमेंट्स आती हैं, क्या इसमें आगे फर्दर जो है उसमें चीज़ें जो हैं वो चेंज आती हैं, इसमें क्या आगे नई चीज़ें आती हैं, तो ये देखना भी बाकी है। तो इसके लिए हमें कल तक इंतज़ार करना होगा। और कल को हाल हम इसके ऊपर बल्कि कल अगर जैसा होगा तो हम उसके पर्सनल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जो कि पीडीएम कोटा जैसे के ऊपर, तो वो देखना मत भूलिएगा। और इसके अलावा जो दीगर अहम मौज़ूआत हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और शहबाज का मामला एक बात क्लियर करता चाहता हूँ कि शहबाज का मामला जो वो बिल्कुल ही ओपन एंड शट है, यानी कि वो उनका बचना जो है तकरीबन नामुमकिन है। और उनके जो ख़िलाफ़ जो सबूत हैं मैं कहने के मुताबिक वो बहुत ही पक्के सबूत है उनके गवर्नमेंट के पास आ चुके हुए हैं, और शहबाज को कोई नहीं बचा सकता। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में होता है क्या। और पाकिस्तान का हम तो ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का जो भी मुस्तक़बिल हो इंशाअल्लाह बेहतर होगा और हर आने वाले दिन से बेहतर होगा और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह। तो अब हम चलते हैं टेस्ट बहुत ही अहम है जिसमें हम सब बात करेंगे कि महकमे होने वाले सदारती इंतखाबात के ऊपर जो कि 3 नवंबर को होने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आखिरी सदारती मुबाहिसा जो है वो मुनक़िद हुआ है क्या कहते हैं जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जिसमें दोनों उम्मीदवार ने एक बार फिर दूसरे के ऊपर जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हमले किए। और लेकिन इस तरह ये था कि रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखा गया, माइक म्यूट किया गया। इसके अलावा लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमोजीज़ और एक्सप्रेशन से जो है वो जवाब देते थे दोनों एक दूसरे को। और इस बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे इसमें, लेकिन दोनों जो उम्मीदवार थे उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी अपनी मंशूर का अपनी अपनी बातों का दिफा किया और अपने अपने नज़रियात और अपने अपने ख्याल जो हैं वो अपने आवाम तक, अपने वोटर्स तक पहुँचाए। तो अब जो इसके बाद जो पोलिंग रिज़ल्ट्स यानी कि इसके बाद जो अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो तज़किये आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं जो अमेरिकन इलेक्शन की वजह से, तो उसमें अब जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पलड़ा जो है वो अभी भी भारी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। क्योंकि वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं, क्योंकि अब जो उनके पास स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनको सपोर्ट कर रही है वो कर रही है, इसराइल की लॉबी जो है उनको सपोर्ट कर रही है। तो क्या ये लॉबी जो है क्या डोनाल्ड ट्रंप को जितवा पाएगी और क्या ये लॉबी वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके बलबूते पे इलेक्शन जीत पाएंगे। और क्या जो बाइडेन की जो वो मॉडरेट किस्म का जो अमेरिका पर वह सोच थी क्या वो परवान चढ़ेगी और क्या अमेरिका जो है किसी नई सिविल वार का शिकार तो नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के जो हामी वोटर्स हैं उन्होंने क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ना जीते तो हम जो है मुल्क में इन इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे और मुल्क में खाली जंगी भी हो सकती है। तो क्या जो बाइडेन जो है इन मामलों को देखते हैं और क्या जो बाइडेन जो है इन मामलों को कैसे हल करते हैं और क्या जो बाइडेन जो है अगर वो हार जाते हैं तो क्या वो इन नताज को तस्लीम करते हैं, तो ये भी देखना बाकी है। और प्राइमरी जो वोटर जो डाके से जो वोट्स हैं वो तो डाले जा चुके हुए हैं और वो जो है उनकी जो यानी कि उनको अब रवाना कर दिया गया। उन्हें जो डाक के जो वोट जो थे वो अब मसूल हो चुके हैं वैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास। अब उनकी काउंटिंग होगी 3 नवंबर को। तो अभी देखना ये कि अब सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे जो शो कर रहे हैं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में शो कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पॉपुलरिटी जो है उनकी अब ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो राइट विंग है और इसके अलावा जो इसराइली लॉबी है वो उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाला इलेक्शन जो है वो मेरे इत्तलात के मुताबिक जो है वो जीत सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो नई सिविल वार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी चलते जो सर्वे नतीज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में हैं। तो इसके अलावा इसकी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नई जो इलेक्शन से कुछ दिन पहले यानी कि कल उन्होंने ऐलान किया कि सूडान भी जो है वो अब इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज़ करने जा रहा है और सूडान भी जो है इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया कि हमने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने बताया कि सूडान जो है उसको अमेरिका ने ऑफर की थी $4 अरब की कि हम आपको $4 अरब देंगे आपकी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो उसके बदले लेकिन एक कंडीशन की थी कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात जो महमूद पे लेके हैं और उनको अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात जो अपने को इस्टेब्लिश करें। तो अब क्या देखना ये था कि डोनाल्ड ने कल ऐलान किया है कि जी सूडान जो है वो भी अब नॉर्मलाइज़ करने जा रहा है इसराइल के साथ रिलेशंस। और ये इसराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही है कि अब ये सूडान जो है वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। पहला मुल्क जो था वो था UAE, दूसरा मुल्क जो था वो था कतर और तीसरा मुल्क जो है वो है दूसरा मुल्क जो था वो था बहरीन। तीसरा मुल्क जो है वो अब है ये क्या कहते हैं सूडान।
इसके अलावा अमेरिका ने एक और भी उसको कहा कि हम आपको जो ब्लैक लिस्ट है उससे हमने टेरर लिस्ट जो लिस्ट कंट्रीज़ जो थे इसमें फिर बेसिकली अमेरिका ने सूडान को जो था वो टेरर कंट्रीज़ में इंक्लूड किया हुआ था। तो अब अमेरिका ने उसको यकीन दिखाने का ये कि हम आपको इस लिस्ट से भी निकाल देंगे और आपको $4 भी देंगे अफगानों को बुश करने के लिए। तो लेकिन एक कंडीशन सिर्फ यही थी कि आप इस को तस्लीम करें। तो ऐसे सूडान ने अब ये मतलब तस्लीम कर लिया है, वो अब इस को तस्लीम करने जा रहा है। तो ये डोनाल्ड की बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही है और देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली क्या इलेक्शन रिजल्ट में शो होगा। तो ये इसके लिए आपको 3 नवंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 3 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है, बस आसपास ही है। तो आप इसका देखने का, क्योंकि इन इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के रिज़ल्ट्स को, पूरी दुनिया की बाउंड्रीज़ को, जोग्राफी को तब्दील कर देगा। तो वेट टिल 3 नवंबर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था अज़रबैजान और आर्मीनिया का। तो अज़रबैजान और आर्मीनिया के क्लैशेज हैं वो अब शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं और जो इनमें क्लैशेज हैं इनमें शिद्दत होती जा रही है। और जो आर्मीनिया है वो मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफवर्जी कर रहा है और मुसलसल यानी कि जब भी सीज़ फायर किया जाता है अज़रबैजान की तरफ से तो आर्मीनिया चंद घंटों बाद ही सीज़ फायर की वायलेशन करता है और उसके बाद उसको सीज़ फायर के ऊपर वायलेशन के बाद अज़रबैजान के जो शहरी इलाके हैं उनको टारगेट करता है, जो पॉपुलेटेड इलाके हैं, जो गुंजानाबाद इलाके हैं उनको टारगेट करता है। वहाँ पे सिविलियन को निशाना बनाता है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ को टारगेट करता है। लेकिन तो अब जो अज़रबैजान है उसने भी अपना कब्जा जो है वो मजबूत करना शुरू कर दिया है। वो भी अब आहिस्ता इतना कंट्रोल उसने हासिल कर लिया है। आर्मीनिया काफ़ी देहात, कस्बे और गांव जो हैं वो सब अज़रबैजान के कंट्रोल में आ चुके हुए हैं और अज़रबैजान जो अब नगोर्नो कराबाख के इलाके में अपना कब्जा जो है वो मुस्तहकम कर रहा है। और अब जो भी नए इलाके फतह किए जा रहे हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अज़ानें भी दी जा रही हैं, वहाँ पे नमाज़ भी अदा की जा रही है, वहाँ पे अल्लाह की सदाएँ भी गूंज रही हैं। तो एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है सरकार अज़रबैजान की और तुर्की की भी। ऐसे उनको तुर्की ड्रोन्स ने आउट क्लास कर दिया है रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी और रशिया की टेक्नोलॉजी का भी। तो इसके बाद साथ ही जो तुर्की का ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसने तेज़ी से मार्केट बनाई है, इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर की है और ये बताया है कि टर्किश ड्रोन जो हैं वो किसी से भी कम नहीं हैं और वो अमेरिकन ड्रोन्स और एशियन ड्रोन्स को शिकस्त देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तो अब देखने हैं कि आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट क्या होता है और आने वाले वक्त में इसके जो हालात हैं वो किस तरफ जाते हैं। और रशिया जो है वो भी अब मुज़ाकरे के लेवल पर आना चाहता है तुर्की के साथ। और आप देखते हैं कि ये हालात आगे किस तरफ जाते हैं और इनका आगे एंड रिज़ल्ट क्या होता है। तो इसी के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, ये भी देखेंगे FATF का मामला बीच में यह कहता है। तो FATF का मामला भी ये था कि बेसिकली इजलास हुआ पाकिस्तान के वाले से कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या वाइट लिस्ट में रखना है। तो FATF का एक अहम इजलास इस वक्त कल पेरिस में मुनक़िद हुआ, जहाँ पे पाकिस्तान के वाले से डिस्कशन की गई। पाकिस्तान को जो 27 पॉइंट दिए गए थे पाकिस्तान ने उनमें से 21 पॉइंट पर मुकम्मल अमल कर लिया है और इसके साथ ही पाकिस्तान के जो इक़दाम उनका जैसे लिया गया उनकी ना सिर्फ तारीफ़ की गई बल्कि ये भी कहा गया कि ये इक़दाम जो हैं पाकिस्तान बहुत से इक़दाम किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है अब फ्यूचर में जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ सकता है। अभी जो है फैसला किया है FATF ने वो ये किया है कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा टिल फरवरी 2021 तक, 2021 तक। और उसके बाद जो है फरवरी में फैसला किया जाएगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखते हैं या वाइट लिस्ट में रखते हैं, ताकि क्योंकि पाकिस्तान वाले देखिए कि पाकिस्तान जो बाकी 6 पॉइंट्स आगे उनके भी अमल कर ले और उसके साथ जब 27 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जो है ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसमें अब देखना ये था कि इसमें वो जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग में अब किन किन ममालिक को वोट दिया पाकिस्तान को और किन किन ममालिक को वोट नहीं दिया। तो ये एक बड़ी अलग स्टोरी है। तो इसमें सिर्फ इतना बताता हूँ कि पाकिस्तान को जो वोट दिए थे वो पाकिस्तान के जो इंतहाई करीबी ममालिक से उन्होंने वोट दिए थे, जिनमें तुर्की, चाइना और एक और मुल्क शामिल है, उसने वोट दिए थे पाकिस्तान को। तो इंशाअल्लाह मज़ीद मुल्क भी जो हैं वो वोट ज़रूर देंगे जब पाकिस्तान जो है अपने तमाम पॉइंट्स पे इंशाअल्लाह अमल कर लेगा, 27 के 27 पॉइंट कंप्लीट कर लेगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह FATF का मेंबर भी बन जाएगा और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद इंडिया को भी ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाएगा इंशाअल्लाह। और कुलभूषण यादव जो है उसकी जिंदा जीती जाती मिसाल है कि इंडिया जो है किस तरह से पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग करता था, किस तरह से टेरर फंडिंग करता था, टेरर ग्रुप्स को करता था, और उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड और डाटा मौजूद है। तो इंशाअल्लाह जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट वाइट लिस्ट में आता है तो उसके बाद पाकिस्तान मेंबर बनने के बाद जो पहला काम करेगा वो इंडिया को इंशाअल्लाह ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाएगा। तो उसके साथ इतना ही आज चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर सलाह जरूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।